गुज़श्ता लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका पढ़ा था और उस तरीके का नाम था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आज हम उन्हीं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और तरीका पढ़ते हैं। एक नहीं बल्कि ये दो हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जो दूसरा मेथड है वो इसी पहले मेथड से आगे हम मूव करके उसको अटेन कर सकते हैं। और जो मेथड हम आज पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। और ये वही गॉश है जो, अगर आपको याद हो तो, जो आप कॉलेज की 12वीं जमात की फ़िज़िक्स में पढ़ के आएंगे, जिसको आप गॉसेस लॉ कहते हैं। तो ये वही गॉश है जिसने ये मैट्रिसेस को या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये मेथड दिया था, और ये मेथड मैट्रिसेस को यूज़ करता है। तो मैं वही पुरानी एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ जो मैंने आपको पहली वीडियो में दी थी कि अली अगर चाय और बिस्किट ख़रीदता है, तो हमने उस दिन जो इक्वेशन लिखी थी वो कुछ इस तरह की थी कि अगर हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हों, फ़र्ज़ करें वो हैं हमारे पास 2x + 2y = 3 एंड 2x + y = 2.5। ये हमारे पास वो इक्वेशंस थी जो हमने पहले लेक्चर में लिखी थी, या बिल्कुल उससे मिलती जुलती इक्वेशंस हैं। और अब जो हम इस गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में करने वाले हैं वो ये है कि हमने इन इक्वेशंस को एक नई फॉर्म में लिखना है, और वो जो नई फॉर्म है वो मैट्रिसेस की फॉर्म है। यानी हम इन इक्वेशंस को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं एक्स के और वाई के, जो कि पहली इक्वेशन में 2 2 हैं और दूसरी इक्वेशन में 2 और 1 हैं, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं अभी डिफ़ाइन करता हूँ, तो लेकिन उससे पहले हम इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है 2, ये x का कोफिशिएंट है, और y का कोफिशिएंट भी 2 है। फिर x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है। तो ये हमारे पास एक नई फॉर्म बन गई है, और ये जो नई फॉर्म है इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास आया है एक मैट्रिक्स। और चूँकि इस केस में हमने इसको x और y के कोफिशिएंट्स से मिला के बनाया है, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन इन जनरल हमारे पास मैट्रिक्स इसी फॉर्म के होते हैं। अब अगर हमने यही ऊपर वाली इक्वेशन, यानी ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, इनको वापस हासिल करना है, तो हम इसके साथ मज़ीद x और y को इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। और ये एक और मैट्रिक्स है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या फिर एक वेक्टर कहते हैं, लेकिन ये हम आगे चल के मज़ीद 3-4 वीडियो लेक्चर्स के बाद डिटेल में मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। लेकिन ये यहाँ पे पहला सरसरी सा इंट्रोडक्शन है आपका मैट्रिसेस के साथ। और सिमिलरली हम राइट हैंड साइड पे ये जो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं 3 और 2.5, इनको मिला के एक और हम कॉलम मैट्रिक्स या फिर वेक्टर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स या फिर वेक्टर। और इस नाम वेक्टर को सुन के आपको शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई हो कि वेक्टर्स जो हैं वो तो फ़िज़िक्स में हम कोई मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी कुछ मैग्नीट्यूड होती है और कुछ डायरेक्शन होती है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये एग्जैक्टली वही वेक्टर्स हैं जो आप फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, और उन वेक्टर्स को आप इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स का मैट्रिक्स है या फिर वेक्टर है, और यहाँ पे ये वेरिएबल्स x और y का मैट्रिक्स है, जो इस केस में कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फ़िज़िक्स में आप इसी को वेक्टर कहते हैं। ये आगे जैसे जैसे हम इस कोर्स में चलेंगे ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम वेक्टर्स को इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो टेबुलेटेड फॉर्म है, और इस फॉर्म को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, और वो टर्मिनोलॉजी या लैंग्वेज जो है वो मैट्रिसेस की है, और हमने इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया है। इनमें से हर एक जो है वो एक मैट्रिक्स कहलाता है, यानी सिंगुलर फॉर्म में इनको आप मैट्रिक्स कहते हैं।
और प्लूरल फॉर्म में आप इनको मैट्रिसेस कहते हैं। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है क्योंकि ये एक्स और वाई के कोएफिशिएंट से आया है। इसमें आप इसको यूँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पहला कॉलम है, यानी ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन जाती है, ये एक्स के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा कॉलम है हमारे पास, ये वाई के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जिस फॉर्म में मैंने इनको लिखा है कि ये एक मैट्रिक्स है और उसके साथ मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया, इससे आप पहले ऑफ कोर्स वाकिफ़ होंगे। आप इसको हाई स्कूल की मैथ में पढ़ के आए होंगे, 9th की मैथ में, फिर आपने फर्स्ट ईयर की मैथ में भी पढ़ा होगा 11वीं जमात की, कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन दो मैट्रिसेस को, तो ये हमें एग्जैक्टली ये ऊपर जो दो इक्वेशंस हैं उनकी लेफ़्ट हैंड साइड देते हैं। तो आगे हम ये रूल मल्टीप्लिकेशन के भी आगे चल के सीखेंगे, लेकिन इस वक्त तक हमने सिर्फ ये करना है कि इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, और जिस मेथड से हम इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं वो मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। और उस मेथड को यूज़ करने के लिए हमने एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, और वो टर्मिनोलॉजी जो है वो मैट्रिसेस की है। और यहाँ से हम इस मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है वो सिंपली रेक्टेंगुलर अरे होती है नंबर्स की। तो ये हमारे पास सिंपली एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। मैट्रिसेस को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक शॉपकीपर है जो हफ्ते में 5 रोज़ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को कुछ चीज़ें बेचता है। फ़र्ज़ करें कि वो फ्रूट शॉप है उसकी, और वो जो चीज़ें बेचता है वो स्ट्रॉबेरी बेचता है, वनीला बेचता है और चॉकलेट बेचता है, या इस तरह की चीज़ें बेचता है। तो हम उनको भी मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये जो मैट्रिसेस की फॉर्म है या मैट्रिक्स शक्ल में लिखना होता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, बल्कि किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इट गिव्स अस एन इजी वे टू सॉर्ट आउट दोज थिंग्स। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दी कि हमारे पास अगर कोई शॉपकीपर है जो कुछ चीज़ें बेचता है, तो हम उसको भी मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करो हम यूँ कर लेते हैं कि शॉपकीपर 3 तरह की आइटम्स बेचता है। जो पहली आइटम है वो है स्ट्रॉबेरी, जो दूसरी आइटम है वो है वनीला, और जो तीसरी आइटम है वो है चॉकलेट। तो ये 3 चीज़ें वो बेचता है, और इनको वो इस तरह बेचता है कि हम इसको फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं कि वो मंडे को कुछ अमाउंट बेचता है इनकी, कुछ अमाउंट ट्यूसडे को बेचता है, कुछ अमाउंट वेंसडे को, कुछ अमाउंट वो थर्सडे को बेचता है, और फिर कुछ अमाउंट वो फ्राइडे को बेचता है। और फ़र्ज़ करें कि मंडे वाले दिन वो स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट की जितनी अमाउंट बेचता है वो है 12, 5 एंड 7। तो मंडे वाले दिन वो इतनी बेचता है, और इसी तरह वो बाकी सारे दिनों में भी बेचता है, और उनकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये वो अमाउंट है स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट की जो शॉपकीपर इन हफ्ते के 5 दिनों में बेचता है। तो आप ये जो चीज़ें उसने बेची हैं इनको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिंपली जो इसका मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास इनका वो इस शक्ल का होगा कि अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो मैट्रिक्स को हमने ऊपर देखा है कि आप किस तरह लिखते हैं कि नंबर्स जो हैं उनकी अरेज बना देते हैं। तो आप मंडे से स्टार्ट करें तो मंडे वाले दिन उसने बेचे 12, 15, 7, और फिर इसी तरह 12, 5 और 7, और फिर इसी तरह वो बाकी दिनों में भी कुछ ना कुछ बेचता है, जिनको मैं यहाँ पे लिख के उनका एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ। अब यहाँ पे देख लें कि मैंने ये जो उस शॉपकीपर ने स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट्स बेची हैं उनको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने से हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। अब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए हमें मैट्रिक्स की एक ख़ास फॉर्म चाहिए, और उस ख़ास फॉर्म को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको बताता हूँ क्या होता है। इस तरह हमें कुछ और बेसिक डेफिनेशंस चाहिए, और उन डेफिनेशंस के बाद हम इस मेथड को समझेंगे और देखेंगे कि हमने
कैसे इस मेथड को यूज़ करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे जो हमें एक और डेफिनेशन चाहिए वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, ये वाली जो दो लीनियर इक्वेशंस थी इनके कोफिशिएंट्स को मिला के बनता है। अब इन लीनियर इक्वेशंस में आपको याद होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स हमारे पास एक्स और वाई के ये वाले हैं और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास ये नंबर्स हैं। तो ये जितने भी कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स होते हैं राइट हैंड साइड पे, इनको मिला के जो मैट्रिक्स हमारे पास बनता है उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर यही ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल हम लें तो इस ऊपर वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स 2, 2, 2 और 1 हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 3 और 2.5 हैं। तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा इनका हमारे पास वो होगा 2, 2, 2, 1। और फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाने के लिए यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं और ये वर्टिकल लाइन हमें सिर्फ ये बताती है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे पार्ट आ रहा है ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा नंबर्स जो कि 3 और 2.5 हैं, ये हमारे पास वो कांस्टेंट नंबर्स हैं जो उन लीनियर इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे मौजूद थे। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ही हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में आगे यूज़ करेंगे। तो इन जनरल अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ लीनियर इक्वेशंस हों, और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस को एक जनरल फॉर्म में लिखा था कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स जो हैं वो इस तरह हों कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू प्लस a1n xn इक्वल्स b1। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो बनेगी a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2n xn इक्वल्स b2। और फिर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था इस तरह के m इक्वेशंस और n अननोन्स हों, तो ये बन जाएगा a m1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस अप टू प्लस a mn xn a mn xn इक्वल्स bn। ये जनरल फॉर्म थी हमारे पास m लीनियर इक्वेशंस की n अननोन्स में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अननोन्स हैं उनको हमने x1 x2 और x3 x4 अप टू xn से रिप्रेजेंट किया है। तो ये xn अननोन्स है हमारे पास, और आप वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल m इक्वेशंस हैं। तो ये m इक्वेशंस हैं n अननोन्स में, और हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा, a11 a12 a11 a12 अप टू a1n, और फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास किधर तक आएगा am1, लेट मी मेक इट am1 अप टू amn, और यहाँ पे फिर हम लगाएंगे वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन की राइट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। वो कोफिशिएंट्स जो राइट साइड पे थे इन इक्वेशंस की, जो इस केस में हमारे पास हैं b1 b2 अप टू bn। तो ये हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया है इन जनरल। तो एक जनरल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म का होता है। तो हम जब गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हमें ये जो ऊपर लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं, जैसे इस केस में हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। जैसे हमारे पास ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हम इनको ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके आते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है।
लेकिन उससे पहले मैं ज़रा रिवाइज़ कर दूं कि हमने जब एलिमिनेशन का मेथड यूज़ किया था लास्ट वीडियो में, तो हमने क्या किया था। एलिमिनेशन के मेथड में हमने 3 स्टेप्स यूज़ किए थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और जो पहला स्टेप था वो ये था कि हम जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से। और फिर दूसरे स्टेप में हमने ये किया था कि हम किसी एक रो को किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। और तीसरे स्टेप में हमने ये किया था कि हम किसी एक रो को या एक इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन से इंटरचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये वाली एग्ज़ाम्पल लें, वही जो हमने सॉल्व की थी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। एक स्टेप में हमने क्या किया था, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था। फ़र्ज़ करें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये x ख़त्म हो जाएगा और सिंपली y की वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि ये पहली और दूसरी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से बदल दें तो हमने सिंपली इक्वेशंस को चेंज किया है। यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैट्रिसेस की फॉर्म में ये जो इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास रो कहलाती हैं, तो आप एक रो को दूसरी रो से बदल सकते हैं। और थर्ड स्टेप में हमने ये किया था कि हम किसी एक इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये जो y है ये ख़त्म हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ये 3 ऑपरेशन थे इन जनरल जो हमने किए थे मेथड ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल यही 3 स्टेप्स हम यहाँ पे ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें करेंगे और सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यूज़ के लिए। और इस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा या जो मेथड ये कहलाता है वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमने जो लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं उनको इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। और एक दफ़ा जब हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसके बाद हम यही 3 ऑपरेशन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में जब मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ किया था तो उसमें जो 3 स्टेप्स यूज़ किए थे वही 3 स्टेप्स हमने इस मेथड में भी यूज़ करने हैं और उनको यूज़ करके हमने x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल जो हमने सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस की सॉल्व की थी लास्ट वीडियो में, वो एग्ज़ाम्पल ये वाली थी। मैं उसको लिखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने अब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करना है। तो जो एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व की थी वो थी हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स 7, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस 7y प्लस 2z इक्वल्स -11, ये दूसरी इक्वेशन थी। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास थी 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स 1, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन थी। और ये एग्ज़ाम्पल मैंने सॉल्व की थी आपके लिए। और ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स में या 3 अननोन्स में x, y और z में, जिनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। तो जब हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा। आपको अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना आ जाना चाहिए इस वक्त तक कि हमने सबसे पहले कोफिशिएंट्स लेने हैं x, y और z के। तो ये बनेंगे 1 2 4 और फिर दूसरी रो हमारे पास बनेगी 3 7 2 और तीसरी रो हमारे पास बनेगी 2 3 एंड 3। और फिर आएगी हमारे पास यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन जो सेपरेट करती है इन कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से, जो इन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे हैं और जो इस केस में है हमारे पास 7 -11 और 1। और आप देख रहे हैं कि मैं इन कांस्टेंट्स को मुख्तलिफ कलर से, जो इस केस में येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो इसीलिए ताकि आपको अगर लाइन कंफ्यूज करती भी है ये जो वर्टिकल लाइन है तो आपको ये डिफरेंट कलर देख के आपको आइडिया हो जाए कि ये सिंपली वो कांस्टेंट्स हैं जो हमारे पास इन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे दिए होते हैं। तो तरीका ये है कि हमने ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास ये जो डायगोनल लाइन है, इससे नीचे जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो ज़ीरो हों, या फिर ऊपर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो ज़ीरो हों। तो हमारे पास जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेट मी एक्चुअली राइट इट सेपरेटली। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक इस तरह का होता है कि जिसमें अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ करें कि ये वाला एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और इस मैट्रिक्स में हमें पता है कि ये वाली जो लाइन होती है जो टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट तक जाती है, ये डायगोनल लाइन है। मतलब अगर ये 3×3 का एक मैट्रिक्स है, जैसे बिल्कुल ये ऊपर ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 3×3 का एक, तो इसमें आप देख लें कि डायगोनल लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 1, 7 और 3 हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास ये जो बॉटम में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो इस केस में 3, 3 और 2 हैं, ये सारे ज़ीरो हो जाएं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं? क्योंकि बॉटम वाले सारे ज़ीरो हो गए और जो टॉप पे हमारे पास एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो यानी इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो अपर हाफ में हैं, और चूँकि ये ट्रायंगल की फॉर्म बनाते हैं इस तरह, तो इसलिए इनको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स जो यहाँ पे होंगे ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और जो यहाँ पे हैं ये होने चाहिए ज़ीरो। तो इस केस में हमारा जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है अपर ट्रायंगुलर। इसकी एक दूसरी फॉर्म भी है, और दूसरी फॉर्म ये है कि अगर हमारे पास यही मैट्रिक्स हो लेकिन इसमें अब बॉटम वाले जो डायगोनल लाइन से नीचे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास डायगोनल लाइन है, और इससे नीचे जो एलिमेंट्स हैं अगर वो नॉन ज़ीरो हों और जो इससे ऊपर हैं वो सारे ज़ीरो हों, तो इस केस में हमने ये देखना है कि ये वाले सारे जो हैं ये एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हों, हमारे पास नॉन ज़ीरो हों। तो इस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होता है, ये वाला मैट्रिक्स जिसको हमने कहा था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हमने क्या करना होता है, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके आना होता है। इस फॉर्म में एक दफ़ा जब ये लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया तो हमारे पास क्या होगा, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। सो लेट मी राइट इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म। तो हमारे पास एक दफ़ा जब ये लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया तो मैट्रिक्स की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी कि ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स वैल्यूज़ होंगी, और यहाँ पे अगर मैं डायगोनल लाइन ड्रा करूँ तो इसके बॉटम पे जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमने ज़ीरो कर दिए हैं, और जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो किधर हैं, इस पॉइंट के ऊपर एक है, इस पॉइंट के ऊपर एक है और इस पॉइंट के ऊपर एक है। और ऑफ कोर्स जो 3 एलिमेंट्स डायगोनल लाइन के ऊपर हैं, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। अब याद करें कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया है कि हमारे पास जो ये लाइन है ये वाली, ये सारे x के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन सारे y के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली लाइन सारे z के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ज़रा आप गौर करें, ये जो तीसरी हमारे पास रो है, ये वाली सारी रो, इसमें हमारे पास ये एलिमेंट भी ज़ीरो है, यानी जो x का कोफिशिएंट है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है x वाली टर्म जो है इसमें ज़ीरो है। ये वाला जो एलिमेंट है ये भी ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि जो y का कोफिशिएंट है वो भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है y भी इसमें ज़ीरो है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट है इस रो के अंदर वो नॉन ज़ीरो है, और ये एलिमेंट हमें z का कोफिशिएंट बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर आता है, फ़र्ज़ करें वो 5 है, तो हमारे पास 5z किसके इक्वल होगा, ये राइट साइड पे जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है, और हमारे पास फ़ौरन से z की वैल्यू आ जाएगी। एक दफ़ा z की वैल्यू आ गई तो इस ऊपर वाली रो में जाएं, इसमें हमारे पास y और z नॉन ज़ीरो हैं।
ठीक है, तो आप z की ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो फ़ौरन से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और फिर ऊपर वाली रो में जाए जिसमें x, y और z तीनों नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, कोफिशिएंट्स तीनों नॉन ज़ीरो हैं। तो हमारे पास y और z की वैल्यूज़ यहाँ से आ चुकी हैं, तो हम वो सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन फैक्ट ये जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, ये इसको आप कहते हैं कि एलिमिनेशन बाय बैक सब्सटीट्यूशंस, यानी आपने एक दफ़ा एलिमिनेट कर लिया सारा ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स को लेके आ गए, तो उसके बाद आपके पास z की वैल्यू आई और z की वैल्यू को आप बैक सब्सटीट्यूट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, y की वैल्यू लेंगे और फिर y की वैल्यू के साथ z की वैल्यू को पहले वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो इट्स एलिमिनेशन बाय बैक सब्सटीट्यूशन एंड नाउ वी आर रेडी टू यूज़ दिस मेथड बाई यूजिंग रो ऑपरेशंस। वो 3 रूल जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, यानी कि आप 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप 2 रोज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 2 रोज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग दैम विद सम कांस्टेंट। तो अब हम उसको यूज़ करके गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके x, y और z जो कि हमारे 3 अननोन हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं इस फॉर्म के ऊपर एक फ़ाइनल कमेंट देना चाहता हूं, जो कि जनरल एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए कि जब कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास इस ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाता है, तो ये जो पहले एलिमेंट्स हैं, ये जिनको यहाँ पे मैंने पिंक में दिखाया है, हर रो के अंदर जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है इसको आप पिवट कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है हर रो के अंदर, इसको आप क्या कहते हैं? पिवट। तो ये हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी रो के पिवट एलिमेंट्स हैं। और इस फॉर्म के अंदर, ये जिस फॉर्म में हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया है, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब ट्रायंगुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये रो एचलन फॉर्म में है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास है अब रो एचलन फॉर्म में। अब सवाल ये है कि कोई मैट्रिक्स रो एचलन फॉर्म में किस वक्त होता है, तो आप वो सिंपली बता सकते हैं इस मैट्रिक्स की शक्ल देख के कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसी रो मौजूद है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो वो मैट्रिक्स की बॉटम के ऊपर होगी। और अगर हमारे पास कोई ऐसी रो मौजूद नहीं है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ऐसी रो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, वो रो बॉटम पे होगी। और इस फॉर्म में हम देख सकते हैं कि हमने इस एलिमेंट को भी ज़ीरो कर दिया है, इस एलिमेंट को भी ज़ीरो कर दिया, और ये 2 एलिमेंट्स ज़ीरो हैं इस रो के अंदर जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास बॉटम पे है। ये पहली प्रॉपर्टी है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हर रो के अंदर जो हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो, और जो नेक्स्ट रो के अंदर पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो हमारे पास राइट साइड पे आना चाहिए प्रीवियस रो से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पहली रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो पिवट है हमारे पास, जो दूसरी रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो ये वाला है, और हम देख सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये ऊपर वाली रो के पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट की राइट साइड पे आ रहा है। तो ऐसी फॉर्म में, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई करता हो कि उसके अंदर जो ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी रो के अंदर, अगर सारे एलिमेंट्स किसी रो के अंदर ज़ीरो हैं तो वो रो मैट्रिक्स की बॉटम के ऊपर होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि जो हर रो के अंदर पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो आने वाली रो है उसका जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो प्रीवियस रो के फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट की राइट साइड पे आए। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये रो एचलन फॉर्म में है। तो अब हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो चाहिए थी वो सारी सीख ली है। तो अब मैं उसी एग्ज़ाम्पल को जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, उसी एग्ज़ाम्पल को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ।